Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Ramnath Kovind panel recommendations on simultaneous election. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है ये आप सब जानते हैं, बट एक बार फिर भी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो आइडिया है इसको वन नेशन वन इलेक्शन भी कहते हैं। इस आइडिया के हिसाब से लोकसभा के इलेक्शंस और जो भारत के बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्शन और जो लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज, उनके इलेक्शंस एक साथ कराए जाए, एक ही साइकिल में कराए जाए। इस आइडिया को कहा जाता है साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन। मोर और लेस साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे देश के अंदर होता रहा टिल 1967। 1952 से जब इलेक्शन शुरू हुए तो 5-5 साल का साइकिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी और लोकसभा का भी, तो 52 देन 57 ऐसे करके वो साइकिल कंटिन्यू रहा टिल 1967। फिर क्या हुआ, 1968-69 में कई सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया इन अ प्री मैच्योर फैशन। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी आपको ये जानना चाहिए, उस टाइम की सरकार ने कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को प्री मैच्योर तरीके से डिसॉल्व किया, जिस कारण से ये साइकिल टूट गया, ऑफ साइकिल हो गया। लोकसभा के इलेक्शंस कभी और, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस कभी और इस तरीके से जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे थे हमारे देश के अंदर टिल 1967, वो पूरा का पूरा साइकिल खत्म हो गया। और अब जाकर के बार बार सजेशंस आ रहे हैं कि हमें वापस से साइमल्टेनियस इलेक्शंस के कॉन्सेप्ट पे लौटना चाहिए। क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को वापस से लाने की बात की जा रही है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, वो एक एक करके देखते हैं। तो देयर कुड बी सेवरल एडवांटेजेस एज पर अ रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी दैट वाज पब्लिश्ड इन 2015। ये रिपोर्ट 2015 में आया था। कई सारे फायदे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के। सबसे पहला फायदा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देखिए बार इलेक्शंस कराने से, जैसे अपने असम के अंदर ही देख लीजिए, अभी 2024 में इलेक्शंस होंगे, फिर 2026 में इलेक्शंस होंगे। तो एक बार में अगर इलेक्शंस हो जाए तो करना क्या है, ईवीएम में जाकर के आपको पहले लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट देना है, फिर अपने लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट देना है। तो इलेक्शन कराने का जो खर्चा है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, पैसे बचेंगे। दूसरा, इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग ओवरऑल गवर्नेंस। होता क्या है कि जो रूलिंग पार्टीज हैं उनके जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जब इलेक्शन बार बार होते हैं, कभी स्टेट लेवल पे कभी यूनियन लेवल पे, तो रूलिंग पार्टी जो है और उनके जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी होल्ड कर रहे हैं, ये लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं काफी वक्त तक। तो इस कारण से गवर्नेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करने का टाइम कम हो जाता है, एंड दैट हैज इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल गुड गवर्नेंस। तीसरा, उम्मीद है कि वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा if simultaneous elections are conducted. This suggestion या this benefit has been highlighted by law commission कि simultaneous election से वोटर टर्नआउट, ज़्यादा लोग वोट देने जाएंगे। अभी हर कुछ दिनों पे इलेक्शन आता है तो लोगों का जो इंथुजियाज्म है वोट देने का वो भी कम रहता है। फिर एक और फायदा है, ऐसा सजेस्ट किया इस रिपोर्ट ने, कि ये जो इंक्रीज वोटर टर्नआउट वाला सजेशन है या बेनिफिट है, ये लॉ कमीशन ने भी सजेस्ट किया, इस पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ने भी सजेस्ट किया। उसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर बेसिकली गाइडलाइंस और डूज एंड डू नॉट्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फॉलो एंड द कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन हैव टू फॉलो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी दिन से इंप्लीमेंट हो जाता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के डेट अनाउंस करती है, और तब तक एप्लीकेबल रहता है जब तक इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ जाते। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं इवन ऑन द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी। आप कोई नई तरह के वेलफेयर स्कीम्स नहीं ला सकते उस दौरान, कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं अनाउंस कर सकते वंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अप्लाइड। तो कहीं ना कहीं बार बार इलेक्शंस होने के कारण जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बार बार लगेगा, उससे पूरा का पूरा जो पॉलिसी मेकिंग फंक्शन है सरकार का इन ऑर्डर टू ब्रिंग वेलफेयर, वो हैम्पर होता है।
अगेन वही एग्जाम्पल, अभी 2024 में भी हमारे असम में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, फिर 26 में भी लगेगा 2026 में। तो नेचुरली इट विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन गुड गवर्नेंस, इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम नोन एज पॉलिसी पैरालिसिस। और एक और फायदा है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाते हैं तो, जो इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ओवर रीजनल लोकल इश्यूज। और कई सारे जो रीजनलिज्म के प्रॉब्लम है, वो क्या होता है कि जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तो रीजनल फीलिंग, कास्ट बेस्ड फीलिंग, कम्युनल फीलिंग बिकम्स स्ट्रॉन्गर। और जब वही यूनियन लेवल पे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो फिर हम लोग कुछ हद तक वोटर्स में टेंडेंसी देखी गई है कि नेशनल जो इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग वोट करते हैं। तो अगर दोनों इलेक्शन साथ में होंगे तो जो नेशनल इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इट विल गेट प्रायोरिटी ओवर लोकल, रीजनल, कास्ट बेस्ड एंड कम्युनल पॉलिटिक्स। अगर आप सरकार द्वारा रन की गई वेबसाइट माई जीओवी वेबसाइट पे भी जाएं तो ये तमाम बेनिफिट्स लिखे गए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, आज से हम लोग पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड एनालिसिस करेंगे कुछ दिनों तक। तो आंसर का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होना चाहिए। जब भी आप आंसर लिखें, मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी, पॉइंट लिखिए, उसको शॉर्ट में 1 या 2 वर्ड में पहले डिफाइन कीजिए, उस पॉइंट को लिखिए, फिर नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, फिर एक पॉइंट लिखिए, नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे करके आप आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से अब ज़्यादा ज़्यादा हम लोग पॉइंट्स कलेक्ट करते जाएंगे, राइट। तो अब जरा देखते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के क्या निगेटिव इश्यूज हो सकते हैं या क्या इसके चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा घुमा के अगर देखा जाए, प्रायोरिटाइजिंग नेशनल इश्यूज को, तो ये क्रिटिसिज्म भी बन सकता है कि रीजनल इश्यूज माइट गेट नेग्लेक्टेड, इट माइट बी सीन एज एन एंटी फेडरल फीचर, कि जो स्टेट के इश्यूज हैं, स्टेट के कंसर्न्स हैं, वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाए और नेशनल इश्यूज जो हैं वो डोमिनेट करे रीजनल इंटरेस्ट को, रीजनल इश्यूज को। सो इट कुड अफेक्ट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। द बेसिक डायरेक्टली जो इम्पैक्ट करने वाले पॉइंट्स हैं उनके जीवन में, उस मुद्दों पे कोई इंपॉर्टेंट फैसले ना हो पाए और उन मुद्दों को हाईलाइट करने वाले पार्टीज या लीडर्स कभी भी पॉपुलर ना हो पाए शायद से। एंड नेशनल इश्यूज माइट डोमिनेट ओवर द रीजनल इश्यूज ऑलवेज, एंड दैट कुड बी अ नेगेटिव थिंग ऑल्सो, दैट इज वन क्रिटिसिज्म। दूसरा, डिमिनिश अकाउंटेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम। यू सी, अभी हर कुछ दिनों पे इलेक्शन रहता है किसी ना किसी स्टेट में, तो सरकारें हमारी जो हैं वो अकाउंटेबल रहती हैं, उनको पता है कि ठीक से काम नहीं करेंगे तो उस स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, हमारी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। इस इलेक्शन में इस स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। तो हमेशा इलेक्शन का माहौल रहने से एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। यू कैन से इन शॉर्ट दैट पॉलिटिकल पार्टीज रिमेन ऑन देयर टोज और काम करते रहते हैं। इस तरीके से क्या होगा, 5 साल में एक बार इलेक्शन है, जो पार्टी जीत गई अब 5 साल के लिए वो रिलैक्स्ड हो जाएगी, फिर इलेक्शन के 1 साल पहले से वो जागेंगे। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी डिमिनिश हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस भी हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के, कि कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को अमेंड करना होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो। लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं और इसको मेनली हाईलाइट किया है इलेक्शन कमीशन ने। मेंस के जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आपको, अगर किसी पॉइंट में आपको पता है कि इसको एक पर्टिकुलर बॉडी ने हाईलाइट किया है तो उसको जरूर मेंशन कीजिए, तभी जाकर के आपको मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर राइटिंग दीज बेनिफिट्स, यू मस्ट मेंशन रिपोर्ट एज पर रिपोर्ट बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, अदरवाइज आपके आंसर का वेटेज खराब हो जाएगा। ऐसे लगा कि आप अपने तरफ से बोल रहे हैं, बट द मोमेंट यू सब्सटैंशिएट योर आंसर विथ हेल्प ऑफ सम अथॉरिटी, एजेंसी, तो आपके आंसर का वजन बढ़ जाता है। तो सिमिलरली ये जो लॉजिस्टिकल इश्यूज है ये हाईलाइट किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन का कहना है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन में हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और लोकल बॉडीज के इलेक्शन तीनों के अगर एक साथ कराने हैं तो फिर क्या होगा, एक कॉमन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना होगा। कैसा होता है कि जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए या अर्बन लोकल बॉडीज हो गए, उनका इलेक्शन कराते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन और उनका इलेक्टोरल रोल स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करते हैं। जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन करा रहे हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो दोनों के इलेक्टोरल रोल अलग है। अभी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को अगर इंश्योर कराना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी साथ में हो, तो एक कॉमन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना होगा, एंड दैट वुड बी अ ह्यूज चैलेंज, लॉजिस्टिकल चैलेंज दैट हैज बीन हाईलाइटेड बाय इलेक्शन कमीशन।
और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का, कि ये जो आइडिया है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, इट इटसेल्फ इज एन इम्प्रैक्टिकल आइडिया। अगर हम लोग अभी एक बार वापस से साइकिल बना भी देते हैं तो फिर से साइकिल टूट जाएगा, कभी ना कभी वापस से कोई बॉडी या तो लोकसभा लेवल पे नहीं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसॉल्व होगी प्री मच्योर फैशन में, और फिर से वो साइकिल टूट जाएगा। सो व्हाट्स द पॉइंट इन ब्रिंगिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन? दिस इज व्हाट सम एक्सपर्ट्स हैव हाइलाइटेड। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना इम्प्रैक्टिकल, कि साइकिल वापस से टूट जाएगा, इसको लेकर के एक सजेशन दिया है लॉ कमीशन ने। लॉ कमीशन ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें लॉ कमीशन ने कहा कि ये जो साइकिल टूटने वाला प्रॉब्लम है, दैट कुड बी एड्रेस्ड इफ हमारे देश के अंदर हम लोग अपना जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट है उसको रिप्लेस करके ले आए द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए, मौजूदा टाइम में जो हमारा सिस्टम है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उसमें कैसा है, ऑपोजिशन पार्टीज को बस ये प्रूव कर देना है कि जो रूलिंग पार्टी है, जिनकी सरकार है, उनके पास फ्लोर पे, यानी कि हाउस में, चाहे यूनियन लेवल पे लोकसभा है या स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। दे डू नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। बस इतना प्रूव कर देना है। अगर ऐसा साबित हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा और रूलिंग पार्टी को रिजाइन करना होगा। ये वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट जो हमारे देश के अंदर है। बस सरकार गिरा देनी है, आपको साबित कर देना है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके हिसाब से क्या होगा, ऑपोजिशन पार्टी को दो चीजें साबित करनी होंगी, टू थिंग्स। फर्स्ट, कि द गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एक तो ये। दूसरा, द ऑपोजिशन हैज मेजॉरिटी, यानी कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, सरकार जो अभी चला रहे हैं, इनको रिजाइन करना चाहिए और हमारे पास है। ये दो चीजें जब एक साथ आप साबित करेंगे तभी जाकर के सरकार को रिजाइन करना होगा। इससे कैसा होगा कि सरकार रिजाइन करेगी और अपोजिशन पार्टी अपनी सरकार बना देगी। इससे फिर हाउस जो है प्री मैच्योर तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा और मिड टर्म इलेक्शंस कराने की जरूरत नहीं होगी, और इस तरीके से साइकिल टूटेगा नहीं। तो ये जो साइकिल ब्रेक होने का प्रॉब्लम है, ये एड्रेस किया जा सकता है इफ वी समहाउ चेंज द कॉन्सेप्ट of no confidence motion and adopt this concept, which is followed in few countries like Germany, Spain, Hungary and Israel. अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जा सकते हैं कि नहीं कराए जा सकते हैं, कितने फीजिबल हैं, इसको लेकर के सरकार ने एक कमिटी बनाई, जिस हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी। तो ये जो रामनाथ कोविंद पैनल बनाई गई वो सितंबर 2023 में बनाई गई। इसको काम दिया गया टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अब जाकर के इस पैनल ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस रिपोर्ट की फाइंडिंग में वो ये है कि दिस कमिटी बिलीव्स कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करा पाना पॉसिबल है। तो इट हैज रिकमेंडेड दैट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली शुड बी हेल्ड एट द सेम टाइम, इट इज पॉसिबल। और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं वो 100 डेज के अंदर अंदर हो जाएंगे, करा दिए जाएंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन में लोकल बॉडीज को इंक्लूड ना किया जाए, बिकॉज दैट वुड बी डिफिकल्ट और इम्प्रैक्टिकल। तो कोविंद कमेटी ने सजेस्ट किया है कि लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराइए एक साथ, और फिर 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन करा दीजिए। और एक बार हो गया तो फिर 5 साल तक ये तीनों लेवल पे सरकारें काम करेंगी। फिर अगले 5 साल बाद स्टेट लेवल पे और यूनियन लेवल का इलेक्शन कराएंगी और 100 दिन के अंदर लोकल बॉडीज का इलेक्शन करा देंगे। बट इस कमेटी का ये मानना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अमेंडेड, एटलीस्ट 15 अमेंडमेंट्स आर नीडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रिक्वायर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एंश्योर कि जो मौजूदा चल रहे लोकसभा है, अभी लोकसभा के तो इलेक्शंस आ ही रहे, बट जब भी साइमल्टेनियस इलेक्शन आपको लाना होगा तो पहला स्टेप होगा कि आपको संविधान में एक ऐसा प्रोविजन रखना होगा जिसके हिसाब से उस टाइम की जितनी भी बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज, यूनियन लेवल पे लोकसभा और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सब के सब एक बार में डिसॉल्व हो। दैट वुड बी द फर्स्ट मेजर स्टेप। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड साइमल्टेनियस इलेक्शन would be to ensure fresh selection to Lok Sabha and State Legislative Assembly before expiration। तो किसी का टर्म 2 साल चल रहा होगा, किसी का तीसरा साल चल रहा होगा, किसी का पहला साल ही चल रहा होगा, लेकिन
पहले एक बार सबको डिसॉल्व करना होगा और फिर एक फ्रेश इलेक्शन कराना होगा। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके रामनाथ कोविंद कमेटी कहती है कि आर्टिकल 82 ए इंसर्ट करना होगा, और आर्टिकल 82 ए के हिसाब से for once all the legislative bodies at union and the state level needs to be first of all dissolved, expired before their term, and then फर्स्ट टाइम साइमल्टेनियस इलेक्शन करा देंगे। और फिर ऐसे प्रोविजंस लाएंगे एज ए रिजल्ट ऑफ रिमेनिंग 15 अमेंडमेंट्स, रिमेनिंग 14 अमेंडमेंट्स। पहला अमेंडमेंट तो ये हो जाएगा जिसके अंतर्गत आर्टिकल 82 ए इंसर्ट करेंगे। उसके अलावा बाकी 14 अमेंडमेंट्स की मदद से हम लोग एक सिस्टम लाएंगे जिससे साइमल्टेनियस इलेक्शन होता रहे और साइकिल कभी ना टूटे। उसके अलावा द कमिटी ऑल्सो सजेस्ट कि आर्टिकल 327 को अमेंड किया जाए और पार्लियामेंट को और सारे पावर्स दिए जाए। द पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 327 मस्ट बी एक्सपैंडेड इन ऑर्डर टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन। इनफैक्ट आर्टिकल 327 जो है, इट गिव्स पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन इन लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट का ये जो पावर है जो उसको मिलता है अंडर आर्टिकल 327, इसको और एक्सपैंड किया जाए, तभी जाकर के पार्लियामेंट इंश्योर करा पाएगी दैट थ्रू सब्सिक्वेंट लॉस साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो पाए हमारे देश के अंदर। तो कोविंद पैनल ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो आइडिया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराए जाए। ये आइडिया कहता है कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस एक साथ हों। ये नॉर्म था टिल 1967, बट देन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन के कारण दिस असेंबली वर डिसॉल्व्ड in advance, and that is why the cycle got broken. Recent time में the government constituted Ramnath Kovind panel to explore the possibility. A report of the panel says कि simultaneous elections are feasible, लेकिन simultaneous election में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक साथ कराए जाए, लोकल बॉडीज के कराए जाए विद इन 100 days। और इसके लिए ओवरऑल 15 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड। फर्स्ट स्टेप वुड बी इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 82A, and that does not require, that requires a constitution amendment, but that amendment will not require ratification from the respective states। तो अलग अलग तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं ना, तो ये अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट के लेवल पे ही पास किया जा सकता है, उसको स्टेट लेवल पे ले जाने की जरूरत नहीं होगी दिस आर्टिकल 82A को इंसर्ट करने के लिए, ऐसा कोविंद पैनल का कहना है। दूसरा, दे ऑल्सो सजेस्ट अमेंड आर्टिकल 327 इन ऑर्डर टू ब्रॉडन द पावर ऑफ पार्लियामेंट। साइमल्टेनियस इलेक्शन का क्रिटिकल एनालिसिस भी हमने कर लिया। एडवांटेजेस एज पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा, इंप्रूव्ड गवर्नेंस, वोटर टर्नआउट विल इंप्रूव, अवॉइड पॉलिसी पैरालिसिस दैट इज सीन बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रायोरिटाइज नेशनल इशूज। बट चैलेंजेस क्या है, इशूज क्या है? एंटी फेडरल एक्टिविटी की तरह इसको देखा जा रहा है, बिकॉज लोकल इशूज विल गेट नेग्लेक्टेड। डिमिनिश अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो अकाउंटेबिलिटी सरकार की कहीं ना कहीं कम होगी। इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस हैं because a lot of amendment to the constitution will be needed। लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं विच हैज बीन हाईलाइटेड बाय इलेक्शन कमीशन, क्योंकि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना होगा। लोकल इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल रोल अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन मेंटेन करते हैं अलग अलग, तो उसको एक कॉमन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना वुड बी डिफिकल्ट एंड इम्प्रैक्टिकल भी है, बिकॉज एक्सपर्ट्स बिलीव कि द साइकिल में गेट ब्रोकन अगेन। बट दिस इम्प्रैक्टिकलिटी वाला चैलेंज कैन बी एड्रेस्ड if we replace the current concept of no confidence motion with the concept of constructive no confidence motion। इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यहाँ पे थोड़ा हिंट्स भी दे रखा है, इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज से जिन स्टूडेंट्स को मेंस एग्जाम लिखना है, जो भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, आप लोग अभी ये बोर्ड वर्क के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू कर दो, जिससे बाद में रिवीजन में आसानी रहेगी। ठीक है, बाकी तो ये सब कंपाइल करके हम लोग आपको देंगे ही कंटेंट इनरिचमेंट में। ओके, चलिए, और ये क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। चेक करने के लिए जो पोर्टल ऑन होगा जहाँ पे आप क्वेश्चन के आंसर सबमिट करेंगे, वो हम लोग 27 मार्च से शुरू करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप अपने लेवल पे लिखें, इवेलुएट करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंट्स दे रखा है टू हेल्प यू। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 23-24। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1990 से ही पब्लिश कर रहा है ये। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है विच वॉज क्रिएटेड बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूएनडीपी यूएन की एजेंसी है और वो पब्लिश करती है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर होता है एक इंडेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया के अलग अलग देशों की
डेवलपमेंट के लेवल को मेजर किया जाता है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया के अलग अलग देशों के डेवलपमेंट को मेजर करने का जो तरीका है, वो तरीका डेवलप किया है पाकिस्तान बेस्ड इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने। उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं फिर से बता दूं, यूएनडीपी जो यूएन की एक एजेंसी है, वो पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स में दुनिया भर के अलग अलग देशों का डेवलपमेंट लेवल मेजर किया जाता है। और डेवलपमेंट लेवल को मेजर करने का जो तरीका है, जिसके बेसिस पे एचडीआई पब्लिश होता है, वो तरीका डेवलप किया है पाकिस्तान बेस्ड इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या किया जाता है कि 3 बेसिक पैरामीटर्स देखे जाते हैं: हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस को जज करने के लिए देखा जाता है किसी भी देश का जीडीपी पर कैपिटा, विच कैन बी आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। हेल्थ को समझने के लिए, हेल्थ स्टेटस को समझने के लिए किसी भी देश के, उस देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है एट बर्थ, ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल जी पाएगा। और एजुकेशन को मेजर करने के लिए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल स्कूल गया है, जिसकी स्कूल जाने की उम्र खत्म हो चुकी है। और जो बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हैं, उनका लिया जाता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो 3 ब्रॉडर डायमेंशंस है। हेल्दी लाइफ, इसके लिए लिया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज एन इंडिकेटर। नॉलेज के लिए लिया जाता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए लिया जाता है जीडीपी पर कैपिटा। और ये मेथड डेवलप किया महबूबुल हक साहब ने। और उसके बेसिस पे फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश होता है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों को रैंक दी जाती है और स्कोर दिया जाता है। द स्कोर वेरीज फ्रॉम 0 to 1। 0 मतलब वर्स्ट, जो कोई देश होगा नहीं, एंड 1 वुड बी द बेस्ट। दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। तो एवरी कंट्री विल बी गिवन स्कोर बिटवीन 0 to 1। अब करंट न्यूज ये है कि साल 2023-24 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है यूएनडीपी ने। उसका टाइटल है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये टाइटल याद रखिएगा, ये सब नाम लिखने से आपका मेंस आंसर का वेटेज बढ़ता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री एज फार एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंसर्न, इट इज स्विट्जरलैंड विद द स्कोर ऑफ 0.967। फिर दूसरे नंबर पे नॉर्वे, आइसलैंड एंड ऑल। इस रिपोर्ट में कुछ बातें और कही गई हैं। एक बात तो ये कही गई है कि पोस्ट कोविड पैंडेमिक दुनिया भर के गरीब और अमीर देशों के बीच में इनइक्वालिटी वाइडन हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ ग्रोथ डिस्पैरिटी पोस्ट पैंडेमिक, रिच और पुअर देशों के बीच में। दूसरा देखा जा रहा है द फिनोमिना ऑफ डेमोक्रेसी पैराडॉक्स। ये इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। ये डेमोक्रेसी पैराडॉक्स वाली बात जो है, आप एस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है डेमोक्रेसी पैराडॉक्स, वो समझिए। इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के कई सारे देशों में ऐसे कई सारे लोग हैं जो डेमोक्रेसी एज एन आइडिया को तो सपोर्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे सपोर्ट सच लीडर्स हु इन जनरल अंडरमाइन और वीकेन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जाम्पल, हाल फिलहाल में व्लादिमीर पुतिन साहब रसिया के अंदर एक मैसिव मेजोरिटी वोट के साथ, लगभग 88% वोट के साथ जीत गए वापस से। तो ही विल रिमेन प्रेसिडेंट अगेन। बट व्लादिमीर पुतिन को लेकर के कई सारे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं या डेमोक्रेटिक राइट लीडर्स हैं, उनका कहना है कि ही बेसिकली इज सबवर्टिंग डेमोक्रेसी इन रसिया। तो एक तरफ रसिया के अंदर देर आर पीपल who want a democracy. On the other side, they vote in a massive manner in favor of Vladimir Putin. So this is a kind of manifestation of the idea of democracy paradox. तो रसिया के अंदर मौजूदा इलेक्शन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। बट काफी एक इम्प्लिसिट सटल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स बिलीव नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन व्हेन यू आर राइटिंग मेंस आंसर। देयर इज अ ओपिनियन अमंग डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स कि द massive majority win for Vladimir Putin in recently conducted Russia's presidential election is an example of democracy paradox. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैंडेमिक के बाद 2019 के बाद से ग्लोबल जीडीआई घटा है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स घटा है। ये मेनली घटा है बिकॉज ऑफ पुअर कंट्रीज। पुअर कंट्रीज और भी गरीब हुए हैं, रिच कंट्रीज के ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है या फिर वो वैसे ही रहे हैं। सो पोस्ट पैंडेमिक इनइक्वालिटी हैज वाइडेंड। अब इंडिया स्पेसिफिक डेटा देखा जाए तो भारत का रैंक रहा है 134।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी इंप्रूव हुई है, साल 2021 में थी 62.7 ईयर्स, बढ़ करके हो गई 67.7 ईयर्स। जीएनआई पर कैपिटा ऑल्सो हैज इंक्रीज बाय 6.3% and which is overall $6,951. Again, I'm telling you, mains में data is very, very important. So over a period of 1 year in 12 months, GNI per capita has increased by 6.3%. Expected year of schooling also has gone up to 12.6 years per individual. Overall, India has been put under medium human development category. HDI स्कोर की बात की जाए तो भारत का HDI स्कोर साल 2022 के लिए, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है 23-24 की, उसमें जो डेटा है दैट इज ऑफ ईयर 2022, तो साल 2022 का इंडिया का HDI स्कोर है 0.644। भारत का अगर स्कोर देखा जाए 1990 में तो इट वाज 0.434। तो 1990 से लेकर के 2022 तक में भारत का जो HDI स्कोर है वो 48.4% इंक्रीज हुआ है। तो दिस डेटा कुड बी यूज्ड इन जीएस पेपर 3 इकोनॉमी मेंस आंसर राइटिंग में, जो टॉपिक है हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स एंड इट्स बेनिफिट्स। तो एलपीजी रिफॉर्म और उसका जो एनालिसिस का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 8 है, मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी में, वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के फेवर में। जब आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो तो आप लिख सकते हैं कि कैसे 1990 से साल 2022 तक के बीच में इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर जो है वो 48.4% इंक्रीज हुआ है। बात की जाए एज कंपेयर टू नेबर्स तो हमारी रैंक श्रीलंका चाइना के तुलना में काफ़ी खराब है। श्रीलंका चाइना हैज बीन इन फैक्ट पुट इन हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। भूटान बांग्लादेश आर ऑल्सो बेटर परफॉर्मिंग देन अस, बट वो लोग भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। हमारी परफॉर्मेंस लेकिन नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से बेहतर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे अगर सीधा सीधा मेंस में प्रश्न आ गया, इस पूरा जो प्रोसेस है इसको ही क्रिटिकली एनालाइज करने का, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म है कि डेटा को लेकर के क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट पब्लिश होता है मेनली इट रिलाइज ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द कंट्री इटसेल्फ, सो इन मेनी केसेस द डेटा माइट बी इनएक्यूरेट। सेकंड, एचडीआई मेथड इज वेरी स्टैटिक, इट सिंपली प्रोजेक्ट्स की व्हाट इज द करंट स्टेटस, बट इट डज नॉट शो कि इस देश ने कितना इंप्रूवमेंट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ। प्लस एचडीआई इज अ वेरी क्रूड मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। एक देश के अंदर भी तो कई सारी रीजनल डाइवर्सिटी होती है, भारत के अंदर भी तो कई सारी डाइवर्सिटी है, कई जगहों पे एचडीआई अच्छा है कहीं खराब है, तो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट दैट रीजनल डाइवर्सिटी, दैट इज अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ एचडीआई। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी पब्लिश करता है, इंक्लूड्स एचडीआई विच गिव्स कंट्री टू द रैंक, स्कोर 0 to 1 के बीच में वैरी करता है। 3 डायमेंशन है इकोनॉमिक, जिसमें जीडीपी पर कैपिटा होता है, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर करता है के बेसिस पे होता है, एजुकेशन जो देखता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। इस करेंट जो रिपोर्ट है उसका नाम है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड हैज बीन फर्स्ट रैंक। दो इंपॉर्टेंट एरिया जिसने हाईलाइट किए हैं, डेमोक्रेसी पैराडॉक्स एंड ग्रोइंग डिस्पैरिटी अमंग्स रिच एंड पुअर कंट्रीज पोस्ट पैंडेमिक। इंडिया जो है मीडियम एचडीआई ग्रुप में आया है, रैंक 134। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज इंप्रूव फ्रॉम 62.7 टू 67.7। जितना डेटा आप याद कर पाए उतना बेहतर। जीएनआई पर कैपिटा इज नाउ $6,951, विच इज 6.3% हाइयर इन लास्ट 12 मंथ्स, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इज 12.6 ईयर्स पर इंडिविजुअल। अगर हम देखें हमारा एचडीआई स्कोर 0.434 से बढ़ा करके 0.644 हुआ है, विच इज 48.4% इंक्रीज। सो दिस कुड बी वन पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स दैट वाज ब्रॉट इन इंडिया इन 1991। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about PM Suraj portal and Namaste scheme. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए, हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूरज पोर्टल का उद्घाटन किया। उसके अलावा नमस्ते स्कीम के अंतर्गत वर्कर्स को उन्होंने अलग अलग बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो दोनों स्कीम को एक साथ देख लेते हैं। सीधा सीधा एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन डिसएडवांटेजियस सेक्शन के लिए अगर कोई सवाल आता है तो वहां पे आप पासिंग रेफरेंस में इनका मेंशन कर सकते हैं। पीएम सूरज पोर्टल, बेसिकली इस पोर्टल की मदद से जो डिसएडवांटेजियस कम्युनिटी के लोग हैं, खासकर एससी एसटी कम्युनिटी के लोग, उनको क्रेडिट असिस्टेंस मिलेगा। क्रेडिट असिस्टेंस मतलब आराम से लोन मिल पाएगा ताकि वो अपने लिए कोई नए एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर कर पाए।
तो 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजियस कम्युनिटीज कुड गेट क्रेडिट असिस्टेंस विथ हेल्प ऑफ दिस पीएम सूरज पोर्टल। और दूसरा है नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम के अंतर्गत हाल फिलहाल में हुआ क्या कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बांटे हैं टू द सफाई कर्मचारी, जिनको कहा जाता है सफाई मित्र। ठीक है, ये करंट न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए हैं टू सफाई मित्र। इंपॉर्टेंट है कि आप समझे नमस्ते स्कीम है क्या। देखिए, नमस्ते स्कीम इज मेनली फॉर द सफाई मित्रास, दोज पीपल, दोज वर्कर्स हु आर engaged इन सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग। इसका एम है नमस्ते स्कीम का कि जीरो फैटिलिटीज लाई जाए इन सैनिटेशन वर्क। सैनिटेशन वर्क में कई बार होता क्या है कि कई सारे पॉइजनस गैस के कारण वर्कर्स की डेथ हो जाती है। इनफैक्ट आज पर डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, साल 2016 से 2020 के बीच में 472 डेथ्स ऑफ सफाई कर्मचारी या सफाई मित्रा जब हैपेंड, तो उसको जीरो तक लाना है, ये एम है नमस्ते स्कीम का। दूसरा, इनको प्रोफेशनल हजार्ड, इन काम से जो भी होने वाली फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि नमस्ते स्कीम के अंतर्गत इस बात की कोशिश की जाएगी कि कोई भी सफाई मित्र को डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आना पड़े विथ एनी ऑफ द ह्यूमन फीकल कंटेंट। ठीक है, बिकॉज दैट वुड बी अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द लेबर। तो यह है पीएम सूरज पोर्टल, क्रेडिट असिस्टेंस टू 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजियस कम्युनिटी। बस इतना याद रखिए, कहीं पासिंग रेफरेंस में आप लिख दीजिएगा, मान लीजिए SC ST जो कम्युनिटी के लिए कुछ आता है, जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, वहां पे ये इंपॉर्टेंट होगा। नमस्ते स्कीम में याद रखिएगा, ये जो ये आइडिया है ना कि देयर शुड बी नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमन फीकल मैटर, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे एथिक्स पेपर में भी, कि दिस स्कीम इज एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी वाइल इंगेजिंग इनटू लाइवलीहुड। कोई भी एक काम करते वक्त ह्यूमन डिग्निटी का बने रहना बहुत जरूरी है। नमस्ते स्कीम इसी बात को हाईलाइट करता है। प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया जाए कि ना किया जाए, उसमें भी आप इस आइडिया को यूज करेंगे कि ह्यूमन डिग्निटी समहाउ गेट्स वायलेटेड एंड दैट इज वाई लीगलाइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन शुड नॉट बी एथिकली जस्टिफाइड। ऐसा आप काउंटर आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हरगिला आर्मी एंड वन दुर्गास। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हुआ क्या, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को विजिट किया। वहां ही इंटरेक्टेड विद द मेंबर्स ऑफ वन दुर्गाजन हरगिला आर्मी। हरगिला आर्मी क्या है, पहले वो देख लेते। देखिए, पहले समझिए हरगिला बर्ड। हरगिला बर्ड इज कॉमन नेम और लोकल नेम फॉर द ग्रेट एडजुटेंट बर्ड विच इज मेनली फाउंड इन असम। उसके अलावा थोड़ा बहुत बिहार में भी ये पाए जाते हैं, और इनका लगभग 2/3 पॉपुलेशन असम में ही है। एक वक्त तक हरगिला बर्ड का काफी ज्यादा हंटिंग हुआ करता था, बट असम की विमेन एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन जी ने क्या किया, विमेन की एक ग्रुप बनाई, उनको इनकरेज किया फॉर कंजर्वेशन ऑफ दिस हरगिला बर्ड। उस विमेन ग्रुप का नाम पड़ा हरगिला आर्मी, एंड हरगिला आर्मी बिकेम वेरी सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग पीपल नॉट टू हंट दिस हरगिला बर्ड, जिस कारण से इस हरगिला बर्ड की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे रिकवर भी हो रही है। तो हरगिला बर्ड का प्रोटेक्शन स्टेटस जो है वो IUCN में इंडेंजर्ड है। पूर्णिमा देवी वर्मन जी को उनके इन एफर्ट्स के कारण प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला, एंड शी हैज आल्सो गॉट व्हाइटले अवार्ड विच इज आल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर। शी गॉट दिस अवार्ड इन 2017। तो हरगिला आर्मी की जो विमेन है उनसे मुलाकात की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वन दुर्गा से भी मुलाकात की। वन दुर्गा टीम ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स, टीम ऑफ वुमेन फॉरेस्ट गार्ड्स इन असम। अब कहाँ इस्तेमाल करें, मेंस में, क्योंकि अभी तो हम लोग को मेंस ओरिएंटेड कुछ दिन एनालिसिस करनी है। देखिए, एसए में या एथिक्स में आप एक आइडिया इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग के दौरान, द आइडिया ऑफ इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म एक फिलॉसफी है, या आप कह सकते हैं एक ब्रांच है फेमिनिज्म का, विच बिलीव्स कि वीमेन आर क्लोजर टू नेचर एज कंपेयर टू मेन, एंड द प्रॉब्लम ऑफ नेचुरल डिग्रेडेशन या नेचर्स डिग्रेडेशन इज मेनली बिकॉज ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन। विमेन ज्यादा केयर करती है नेचर का, और विमेन का जो सबॉर्डिनेशन किया जा रहा है मेन द्वारा, इसी कारण से नेचर का भी डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि मेन डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, ऐसा
ये इको फेमिनिज्म मानता है। और दूसरा, विमेन को सबॉर्डिनेट करने के कारण विमेन आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द नेचर। सो इफ विमेन कम इनटू पावर, if they are given more decision making authority, then the problem of nature degradation could be addressed to great extent। तो कभी भी आप आंसर लिख रहे हो, मान लीजिए कि वाई विमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी, तो तमाम सोशोलॉजिकल इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट के अलावा आप इन्वायरमेंटल आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हैं, और वहां लिखेंगे आप इको फेमिनिज्म, कि इट बिलीव्स कि विमेन आर closer to nature and their subordination या subjugation is the main reason behind environmental degradation। यही बात यहाँ लिखी गई है। Ecofeminism is a philosophy, it took a shape of social movement also which was on the rise post 1970s। propounds कि women are close to nature as compared to men and nature destruction is directly linked with subordination of women। और हरगिला आर्मी और वन दुर्गा मेनली रन बाय विमेन, ये इस बात को जस्टिफाई करता है। तो कभी भी आप इको फेमिनिज्म पे आंसर लिख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉम असम यू कैन राइट हरगिला आर्मी एंड वन दुर्गा, पूर्णिमा देवी वर्मन जी का आप नाम मेंशन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जस्टिफाई और सब्सटेंशिएट योर आइडिया अराउंड इको फेमिनिज्म। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पॉल्यूशन इन गुवाहाटी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है, मेंस में कहीं पासिंग रेफरेंस में इस्तेमाल कीजिएगा। स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है आईक्यू एयर, इसके हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा वर्स्ट एयर क्वालिटी वाला कंट्री है, ओनली आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। लेकिन भारत का जो बिहार स्टेट का बेगूसराय है, दैट इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया, और दूसरे नंबर पे है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी वाली बात आप याद रख लीजिएगा, एपीएससी मेंस में लिख दीजिएगा कभी। आज पर स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर, गुवाहाटी इज द सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। Delhi has been considered or declared as the most polluted capital city as per this World Air Quality Report published by IQ Air. That's all from our side for today. Thanks for watching.